तो कैसे हो मेरे 11th के चैंपियंस? बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है। देखो बच्चों, 11th क्लास के चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 1 हमने डाल दिया था। इस पार्ट में मैं कवर करूंगा कुछ क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब हमारे पास जो ये क्वांटिटीज है उसमें पहली क्वांटिटी है मास एंड वेट, दूसरी क्वांटिटी है वॉल्यूम, तीसरी क्वांटिटी है डेंसिटी, देन टेम्परेचर, देन प्रेशर। इनका यूज जो होता है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी होता है और चैप्टर 1 का ये पार्ट है तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है। शॉर्ट नोट आ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकते हैं, कोई ऐसा यूनिट पूछ सकते हैं या उसके ऊपर बेस्ड कोई डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो देखो पहले, और वैसे इजी है, इतना टफ नहीं है, एक एक करके अभी देखेंगे। 2 मिनट का काम है, फटाफट समझ में आ जाएगा। एक तो हमें ये पोर्शन कवर करना है और दूसरा हम क्या करेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। इसके 2-3 लॉ आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं और वैसे भी 9th को ही एलेबोरेट करें तो 11th क्लास बनती है। फर्स्ट है हमारे पास मास एंड वेट। बहुत ध्यान से देखना है, इजी है कि भाई ये चीजें हैं क्या, इनके फॉर्मूलाज, इनकी यूनिट्स, इनके बारे में स्टडी है। तो मास एंड वेट, मास क्या है और वेट क्या है। तो मास वैसे देखा जाए तो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक इनर्शिया है, यानी फिजिक्स जैसा आ रहा है थोड़ा सा। तो मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर। हमने मैटर चैप्टर पढ़ रखा है, इसी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो भी हमारे सराउंडिंग है उसको हम बोलते हैं मैटर, और मैटर की कोई ना कोई डायमेंशंस होती हैं, वो कुछ ना कुछ जगह घेरता है, उसका मास होता है। तो मास जनरली क्या है, एक सिर्फ अमाउंट है किसी भी मैटर का। जबकि वेट की अगर हम बात करें तो वेट जो है वो ग्रेविटी के थ्रू जो फोर्स नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, क्या लिखा है यहाँ पर, वेट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ग्रेविटी को फोर्स लगा रही है तो उस फोर्स से उसका क्या बन रहा है, वेट बन रहा है। दैट मीन्स वेट जो है वो मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है। तो आप याद रख सकते हो, ज्यादा कोई टफ बात नहीं है। अच्छा, मास क्या है, कांस्टेंट है। आप अगर अर्थ पे हैं तो भी आपका मास जितना है उतना ही रहेगा, आप प्लेनेट चेंज कर दोगे तो भी उतना ही रहेगा, बिकॉज मास क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब नॉट वेरिएबल। लेकिन अगर हम बात करें वेट की, तो वेट क्या है, अभी मैंने कहा इट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी चेंज हुई तो वेट भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और हमने पहले ये पढ़ रखा है 9th क्लास की फिजिक्स में कि ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी मास जो वेट जो है वो अर्थ से मून पर अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। दैट मीन्स हमने ये जब डिस्कस किया था पहले तो क्या देखा था कि जो वेट हमारा अर्थ पे होगा उसका 1/6 वेट कहाँ होगा, मून पर होगा, क्योंकि मून की ग्रेविटी कम होती है। तो हर जगह की अलग अलग ग्रेविटी है, तो हमने लिख दिया इट मे बी वेरी फ्रॉम डिफरेंट ग्रेविटी। और इसकी ऐसा यूनिट क्या रहेगी, इन दोनों की ऐसा यूनिट को हम जनरली किस में लेते हैं, किलोग्राम में। दैट मीन्स ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। तो ये तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। सबके अंदर छोटी छोटी बातें हैं जो हमेशा कंफ्यूज करती हैं, इसलिए मैंने उनको क्या कर दिया है, एकदम से शॉर्ट कर दिया है। बाकी इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक ऐड कर रखा है, आप चाहो तो वहां से पूरे चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। पहला टॉपिक हो गया। दूसरा है वॉल्यूम। इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस कितना स्पेस कवर कर रहा है, ये क्या है, उसका वॉल्यूम है। देखो मास है या कोई एरिया है तो ये 2 डायमेंशन में चलते हैं, लेकिन जनरली हम बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम के अंदर 2 डी तो होता ही है, एक डी और ऐड हो जाता है जिसको बोलते हैं 3rd डायमेंशन। और इसीलिए वॉल्यूम जनरली आपके किसमें होता है, क्यूब में होता है। क्यों, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है। तो हमने क्या कहा, इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। अब ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसा यूनिट इज कितनी होगी इसकी, मीटर क्यूब। ये 2 बार आ गया यहाँ पे। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर क्यूब हो जाएगी। और अदर यूनिट्स भी देखें तो सेंटीमीटर क्यूब या फिर मिलीलीटर या फिर लीटर, जो भी हम वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं वो तो होता ही है। अच्छा, डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। कितना मास कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। तो D इज इक्वल्स टू m/v। ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना है, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि वॉल्यूम डेंसिटी और मास डेंसिटी का क्या रिलेशन है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। दैट मींस इट इज अ अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम। देखो यूनिट किससे बनती है, फॉर्मूला से। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। मीटर क्यूब किसकी होती है, वॉल्यूम की। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब नीचे का मीटर क्यूब ऊपर आएगा तो उसको हमने -3 लिख दिया है। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये और ये दोनों सेम है, बस लिखने का एक्सप्रेशन जो है वो अलग अलग है। नंबर 4 पे है हमारे पास में टेम्परेचर। और टेम्परेचर का मतलब होता है इट इज अ मेजरमेंट ऑफ डिग्री। अब किस चीज की डिग्री,
तो हमें कोई चीज अगर छूने पे गर्म लगती है या ठंडी लगती है तो वो जो उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस है वही तो एक्चुअल में टेम्परेचर है। बट टेम्परेचर क्या है ये बहुत रेयरली पूछते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो स्केल होती है वो सेल्सियस स्केल जो होती है वो 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट स्केल होती है 32 फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पर सबसे मेन बात क्या है, इसकी भी जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, केल्विन। अच्छा, मैंने ये पहले भी बता रखा है कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आना हो तो उसके हमारे पास दो रास्ते हैं। और दूसरा तरीका क्या है इस यहाँ पर कि ये रिलेशन अगर हमने याद रख लिया, ये जो रिलेशन है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273.17 के। अब ये वैल्यू अगर याद है, जैसे आपको पता है 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर कितना होगा 200 सेंटीमीटर। हमने 2 को इंटू कर दिया ना, मैंने तो नहीं बोला 2 इंटू करने के लिए, बट हमें एक रिलेशन अगर पता चल जाए कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 2 रुपए में 200 पैसे होंगे, तो ऐसा एक रिलेशन अगर पता चल जाए तो हम आगे से आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने एक रिलेशन पता कर लिया कि 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन है। दैट मीन्स क्या है कि ये एक रिलेशन पता चल चुका है। अब अगर मुझे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में आना है तो मैं उस डिग्री सेल्सियस में क्या कर दूंगा 273.15 ऐड कर दूंगा, और अगर मुझे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो मैं जितना केल्विन गिवन है उसमें से -273.15 माइनस कर दूंगा। यानी ये दो तरीके हैं कन्वर्जन के। किसके कन्वर्जन के, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन और केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। बहुत ही बेसिक नॉलेज है, चैप्टर का नाम ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो छोटी छोटी बातें ही सीखनी है। और इस चैप्टर को जितना स्ट्रांग और जितना अच्छे से करोगे उतना ही तुम्हें फायदा है। मैं अगले पार्ट में, यानी ये पार्ट होने के बाद में इसका लास्ट पार्ट जो आएगा उसके साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ऐड करूंगा, जिनको आप इनके बेसिस पे सॉल्व करोगे तो शायद आपके आंसर भी निकलेंगे और अच्छे से निकलेंगे। तो लेट्स वेट, उसके लिए हम वेट करते हैं, बाद में देखते हैं। नेगेटिव टेम्परेचर इज पॉसिबल इन डिग्री सेल्सियस। आप लोगों ने कई बार सुना है -30 डिग्री सेल्सियस, सियाचिन पर -25 डिग्री सेल्सियस, उधर -2 डिग्री, इधर -3। तो डिग्री सेल्सियस में तो माइनस पॉसिबल है, बट नॉट पॉसिबल इन केल्विन स्केल। केल्विन में कभी भी माइनस का नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। प्रेशर की बात करें तो एक प्रेशर क्या हो सकता है, प्रेशर का मतलब होता है अ फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। ये लाइन जो है ना, पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स फोर्स अपॉन कितने एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। आप लोगों ने ये भी 9th क्लास में पढ़ा था कि प्रेशर और थ्रस्ट दोनों में एक हल्का सा डिफरेंस होता है। दोनों कैसे लगते हैं, एक जैसे, जैसे मास और वेट होता है ना, वैसे ही प्रेशर और थ्रस्ट दोनों में लगभग सिमिलरिटी होती है, बट दोनों में फर्क होता है। तो प्रेशर क्या है, इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। अच्छा, यूनिट क्या है प्रेशर की, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह सकते हैं, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी यानी HG कह सकते हैं, या फिर टॉर कह सकते हैं, बार कह सकते हैं, पास्कल कह सकते हैं, सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कह सकते हैं। ये वाले प्रेशर जो आपने, दोनों कन्वर्जन है और कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ वैल्यूज यहाँ मैंने लिख रखी हैं आपकी हेल्प के लिए। कई बार ये वैल्यूज गिवन होती हैं, बट आपको पता होनी चाहिए, एज अ साइंस स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1.013 बार is equals to 760 millimeter of Hg and 760 torr and 76 centimeter of mercury and 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल। यानी एक एटमॉस्फेरिक इसके इक्वल हो सकता है, इसके इक्वल हो सकता है। ये सारे जो है आपस में इनके रिलेशन बता दिए। तो ये क्वांटिटीज जो आपको दिख रही हैं 5, ये वैसे भी बहुत बेसिक हैं। इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में इसका बहुत यूज रहता है, तो इसको तो अच्छी तरीके से दिमाग में डाल देना है। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें से 2-3 मार्क का क्वेश्चन पक्का आता है, 101% आता है। तो कुछ लॉज हैं जो केमिकल के रिएक्शन के टाइम में फॉलो होते हैं, ओबे होते हैं। अब कैसे उसको पढ़ना है, क्या करना है, कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं, क्या उसमें एग्जाम्पल है, विद एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करता हूँ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ केमिकल। अब है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी बच्चों आपने 10th क्लास 9th क्लास में ये जो कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस वगैरह पढ़ी थी, 11th क्लास में अब आपको प्रॉपर तरीके से कुछ लॉज फॉलो करने होते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शंस को ये लॉज फॉलो करने होते हैं, क्योंकि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन को इन लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या लिखा मैंने, द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड इज गवर्न्ड बाय 5 बेसिक लॉज। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन
इन लॉज की पालना यानी इन नियमों की पालना होती है, और अगर इन नियमों की पालना नहीं होती है तो केमिकल्स कंबाइन नहीं होते हैं। कंबाइन होने का मतलब होता है कि 2 रिएक्टेंट, 3 रिएक्टेंट, कुछ भी रिएक्टेंट्स जुड़ेंगे और कुछ नया प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट, डबल प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ बनेगा। तो कुल मिलाकर के हमें इनके बारे में पढ़ना है, वो मैंने आपके सामने एक्सट्रैक्ट कर दिया है। फिर से बता रहा हूँ डिटेलिंग में, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नीचे वाले डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक है, उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे सबसे पहली बात है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचा हुआ रहना, यानी ना तो खत्म होना ना ज्यादा होना, जितना था उतना ही रहना। तो ये लॉ क्या कहता है? सबसे पहले ये लॉ किसने दिया है? लवोइजियर। और कब दिया है? 1789। याद रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सीधा आते हैं इसके लॉ पर, और लॉ क्या कहता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उस केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले मास और वेट पढ़ा ना, तो जो मास होता है वो हमेशा सेम रहता है। मतलब जो मास इसके अंदर जो डेवलप प्रोडक्ट का जो रिएक्टेंट का मास है वो मास सेम रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। क्या लिखा है मैंने? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। जितना हमने रिएक्टेंट लिया है प्रोडक्ट का मास भी उतना रहेगा, यानी कि चेंज इन मास जो है वो 0 रहेगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या लिखा है? चेंज इन मास इज 0 एंड मास रिमेन कंजर्व। कंजर्व मतलब सेम, मतलब बचा हुआ रहेगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा। इसका मतलब ये भी हो गया कि रिएक्शन हो रही है तो ना तो आप कुछ नया ज्यादा मास बना रहे हैं ना कम हो रहा है। मतलब हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो उसको बनाया जा रहा है ना ही उसको कम किया जा रहा है, वो जितना था उतना ही है, बस ठीक है उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है। पहले रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट बन चुका है, पहले कुछ और था, अब कुछ और बन चुका है। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिव्स, या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑलवेज फॉलो द केमिकल कॉम्बिनेशंस लॉज। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मास अगर आप इक्वल करोगे तो इक्वल होंगे नहीं। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड की है तो हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में LHS और RHS में जब हमने इनका मास काउंट किया तो 36 ग्राम यहाँ भी आया और 36 ग्राम ये भी आया। ये चीज तो हम 10th क्लास में भी कर चुके हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। ठीक है, देख लो आप, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मास को हमने काउंट किया तो 36 आया, और अगर मैं इसको बैलेंस नहीं करता तो ये वैल्यूज कुछ और आती। इसका मतलब क्या है कि यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें हमेशा एक क्या बोलते हैं इसको, पहले मैंने बता रखा है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप की एनालिसिस देती है। कौन रिएक्ट कर रहा है और कितना रिएक्ट कर रहा है, और कितना बन रहा है और कौन बन रहा है, यानी कौन रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है, दैट मीन्स क्वालिटेटिव एनालिसिस। कितना रिएक्ट कर रहा है और कितना बन रहा है, दैट मीन्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिव्स बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बट अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिव्स ओनली क्वालिटेटिव एनालिसिस, वो क्वांटिटी नहीं बता पाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। डिफाइनाइट प्रोपोर्शन जो है प्राउस्ट करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था, और इनके अकॉर्डिंग क्या है कि गिवन कंपाउंड जो होता है ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो प्रोपोर्शन होता है उसी को हम रेशियो कहते हैं, और किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो उसमें प्रोपोर्शन कह दो या रेशियो कह दो, ये 2 तरीके से होता है। एक होता है बाय वेट और एक होता है बाय वॉल्यूम। बाय वेट का मतलब हम उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके मास का रेशियो निकालते हैं, और बाय वॉल्यूम कह दिया है दैट मीन्स उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स, जैसे H2O है तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1, तो 2:1। ठीक है, लेकिन यहां हम क्या लिख रहे हैं? बाय वेट। अंडरलाइन कर रहा हूं मैं इसको, एलिमेंट्स बाय वेट, जैसे H2O। अब वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो बाय वेट कितना आ रहा है 1:8। CO2 का कितना आ रहा है 3:8। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कितना आ रहा है 14:3। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारे रेशियोज ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ये हमेशा डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में रहेंगे, कभी भी चेंज नहीं होते हैं। 3rd नंबर पर है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय डाल्टन इन 1803, यानी कि 1803 में इसको दिया था। ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये वाली याद रहे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा यहाँ पर एक क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। इफ 2 एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, यानी कि अगर 2 एलिमेंट मिलकर के 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं
can combine to form more than one compound. The masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number. थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि सर ये तो बहुत ही अजीब सा हो गया वापस से, है ना, क्योंकि हमें तो इजी करना है। देखो नोट्स का मतलब और मेरे एक्सप्लेनेशन का मतलब आपके लिए वो चीज क्या हो जानी चाहिए, इजी। तो यहाँ पर ये भाई साहब यही कहना चाह रहे हैं, डॉल्टन भाई साहब, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है बट ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट किसी और एलिमेंट से कंबाइन होकर के और एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहा है अलग अलग टाइप के, तो वहां पर उनका जो रेशियो रहेगा वो एक क्या लिखा है यहाँ पर देखो, स्मॉल होल नंबर, यानी उनका जो एक रेशियो है वो फिक्स रहेगा। यानी यहाँ पे बात ऊपर वाली हो रही है लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा है, दैट मीन्स इसको हमने बोल दिया मल्टीपल प्रोपोर्शन, और ये क्या था, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। देखो यहाँ एग्जांपल में हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके पेरोक्साइड बना रहा है। यानी दोनों रिएक्शन में अगर हम ऑक्सीजन और दूसरी तरफ ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो मासेस ऑफ ऑक्सीजन इन बोथ रिएक्शंस हैव सिंपल रेशियो, इट इज 16:32 और 1:2। यानी ये दोनों की दोनों, देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है स्मॉल होल नंबर, यानी ये जो रेशियो है इसी से क्लियर हो रहा है कि दोनों तरफ ऑक्सीजन जो है उस ऑक्सीजन का मास अगर हम सिंपल होल या स्मॉल होल नंबर में देखें तो क्या आ रहा है, इट इज 16:32। तो एग्जाम्पल देखे अगर आप इतना बताते हो तो ये लॉ आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं फोर्थ लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है गैलुसैक लॉ ऑफ गैसेस, मतलब यहाँ पर आप देखोगे नंबर 4 पर है गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये लॉ क्या कहता है, देखो यहाँ पे लिखा है कि पहले तो ये किसने दे रखा है, गैलुसैक ने दे रखा है 1808 में, हर बार की तरह याद रहे तो अच्छी बात है वरना कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे आल्सो do in simple ratio by volume provided by all gases are at the same T for temperature and P for pressure। मतलब यही कह रहा है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन के अंदर जो बाय वॉल्यूम उनका रेशियो रहेगा वो रेशियो किस तरीके से रहेगा, क्या रहेगा, तो एग्जांपल वाइज 50 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद 50 ml ऑफ क्लोरीन टू गिव 100 ml ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्ट करवाकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो 50 ml इसका, 50 ml इसका, और इसका कितना बन रहा है 100 ml। दैट मीन्स यहाँ पर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जो है विच कंबाइन टुगेदर bear a simple ratio, it is 1:1। हाइड्रोजन, जैसे हमने पहले वाटर मॉलिक्यूल में देखा था कि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय वॉल्यूम क्या था, 2:1 था, तो यहाँ पर क्या है ये 1:1, याद रहेगा, बहुत ही इजी है। लास्ट है एवोगैड्रो लॉ, यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ equal volumes of all gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules। That means यहाँ पर हम एग्जांपल वापस वही लेते हैं, अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है तो यहाँ पर इसका भी 1 वॉल्यूम है, इसका भी 1 वॉल्यूम है और इसका 2 वॉल्यूम बन रहा है ना। अब इसको मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखें तो 1 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स। अच्छा यहाँ पर हमने इसका रेशियो लिया तो हाफ मॉलिक्यूल कह दो या उसको एटम कह दो, जैसे H2 क्या है, इट इज अ गैस, बट H क्या है, इट इज अ एटम। यानी H जो होता है वो एक मोनो एटॉमिक फॉर्म हो गया और H2 एक डायटॉमिक फॉर्म हो गया, और अपनी फ्री फॉर्म में हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन वगैरह ये सब किस में रहते हैं, ये डायटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, पहले आप पढ़ चुके हैं। तो बस वही सिंपल सी एक इन्फॉर्मेशन है जो एवोगैड्रो भाई साहब ने दे दी है। कुल मिलाकर के केमिकल रिएक्शन जब होता है तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आपको ये जो 5 लॉ मैंने आपको बताए हैं विथ लॉ, विथ स्टेटमेंट एंड विथ वन एग्जाम्पल, एटलीस्ट एक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जो आपको अप्लाई करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये इस पार्ट में था, नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर के खूब सारे क्वेश्चंस। बहुत मेहनत करनी है, जबरदस्त तैयारी करनी है क्योंकि अब है ऑनलाइन क्लास, ठीक है।